Hello everyone, am I audible? Okay, thank you Avi, thank you so much. So well, let us start the class. And what we did in last class, I think I took one class, and that class of polity. So Constitution of India we discussed in our last class, and we started our topic polity, right? So अभी जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जो अपना जीएस का सेक्शन है, जनरल स्टडीज मींस जी के नॉट जीएस इनफैक्ट। वेल जीके में जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, वन लाइन स्टाइल ऑफ नॉलेज, नॉट यूपीएससी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर विल फ्रेम इन योर एग्जाम, राइट? सो उसमें 75 क्वेश्चंस है, आपका जो ये सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 60 क्वेश्चंस में जनरल एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, क्वांट्स भी है। सो जीके का जो सिलेबस होगा उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड करंट अफेयर्स में जैसा मैंने आपको इंट्रो बताया था फर्स्ट क्लास में कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर अप करें इन आवर क्लासेस, राइट? एंड स्टैटिक जीके में जैसे हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, और बड़ी टू दी पॉइंट जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, करेक्ट? तो अभी हम अपने पॉलिटी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्लासेस हम पॉलिटी की लेंगे, फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स पे मूव कर जाऊंगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी की कुछ लास्ट क्लासेस जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पॉलिटी में क्या डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, होप अगर आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया हो जो भी हमने डिस्कस किया था, या आपने उस समय क्लास में नोट्स अगर बनाए हो तो बहुत अच्छा है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग 5 to 10 मिनट्स, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ द क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, करेक्ट? सो शुड वी स्टार्ट आवर क्लास अभी एंड अदर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू लक्ष्य गांधी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, ये तो खैर मैंने आपको आपका सिलेबस दिखाया था जिसमें हमने सेक्शन 3 डिस्कस किया था, जनरल टेस्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये सेक्शन बताए थे, 10 सेक्शन है करंट अफेयर्स के। खैर जब हम करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, करेक्ट? इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म होता है, एज इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, इंडियन पॉलिटी सिलेबस वाज स्टार्टेड, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू किया, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हुआ और हमारा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। तो क्या बैकग्राउंड था, कैसे हिंदुस्तान आजाद आजाद हुआ, और हमारी फ्रीडम के पीछे क्या रीजन था, वो मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जिस जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 to 18 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945, और यूके, फ्रांस, रशिया वन साइड में थे, जिसको हम लोग ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है एलाइड ग्रुप। जर्मनी, इटली और जापान के ग्रुप को बोलते हैं एक्सेस ग्रुप। ये भी आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है। मैं जो भी आपको क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी बातों बातों में आपके साथ जो भी हम लोग शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, वो प्लीज आप कोशिश करना अपनी कॉपी पेन पे उसको जल्दी से नोट करते जाना। जैसे यूके, फ्रांस और रशिया का जो ग्रुप है इसको बोलते थे एलाइड ग्रुप, जर्मनी, इटली और जापान के ग्रुप को बोलते थे एक्सेस ग्रुप। तो ये जो फाइट थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये फाइट थी एक्सेस ग्रुप और एलाइड ग्रुप के बीच की, करेक्ट? जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो डिक्टेटरशिप थी, और जर्मनी का डिक्टेटर हम सबको पता है, बचपन से हम नाम सुनते आ रहे हैं, एडोल्फ हिटलर। एंड इटली का डिक्टेटर थोड़ा स्टूडेंट्स को कम पता होता है, वैसे उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। तो ये दो डिक्टेटरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप थी, बड़े स्ट्रॉन्ग, एक तरह से कहते हैं कि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए ये लीडर थे, और ये फ्रंट में आए, प्रेसिडेंट बने कंट्री के, और किस तरह से इन्होंने बदला लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और किस तरह से इन्होंने बैंड बजाया ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का। लेकिन थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो बीच में आया, और किस तरह से उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक अटैक किए, और उसका रीजन था कि जापान ने उसके हवाई आइलैंड पर्ल हार्बर पे अटैक किया।
जिसकी वजह से यूएसए को बीच में आना पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था और ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट ओनली बिकॉज ऑफ जापान अटैक यूएसए एंटर्ड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, करेक्ट। फिर हिरोशिमा और नागासाकी डे मैंने आपको बताया था, जो 10 ईयर में क्वेश्चन था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वॉर जीत गए। लेकिन आफ्टर विनिंग, जैसे ये मैंने आपको ये इमेजेस दिखाई थी, ये बेनिटो मुसोलिनी को गन डाउन किया, और फिर उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने खैर अपने आप को ही कमिटेड सुसाइड, और इन दोनों की कहानी खत्म हुई। और उसके बाद ब्रिटेन ने ये रियलाइज किया कि ठीक है मैं जीत गया, लेकिन इकोनॉमी कंडीशन मेरी बड़ी वर्स हो गई, तो अब मैं हिंदुस्तान को फ्री करके चलता हूँ, क्योंकि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, जितना हिंदुस्तान को लूटना था लूट चुके थे, 250 साल इन्होंने राज किया इंडिया पे, तो अब ये हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं। तो मैंने आपको शायद ये बात शेयर की थी, अगर कोई स्टूडेंट चैट सेक्शन पे लिखे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, दैट व्हाई ब्रिटेन वाज सेंडिंग कैबिनेट मिशन। ये क्यों इतनी टेंशन ले रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए? वैसे अगर चाहता तो कॉन्स्टिट्यूशन ना भी फ्रेम करता और हमें फ्री करके चला जाता। तो अगर मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी, तो आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है चैट सेक्शन में, व्हाई ब्रिटेन और ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट कैबिनेट मिशन टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन? सो वेल, उज्जवल, भूमि गुप्ता या कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहे, अभी, लक्ष्य या अदर स्टूडेंट्स, अंश, अनुभव, अर्चना, एनीवन, आप में से अगर जिसने फर्स्ट क्लास अटेंड की हो, ब्रह्मजोत, दिया अरोड़ा। ओके, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको शायद ये बताया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का ओरिजिन हो चुका था। ओके फाइन अनुभव, फाइन, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो ठीक है अनुभव, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फर्स्ट क्लास है, और उनके लिए भी जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी बट अनफॉर्चुनेटली दे फॉरगॉट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूएनओ एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी कॉपी पे पहले नोट कर लो, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का ओरिजिन हुआ था, करेक्ट। और जब यूएनओ बना तो उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करना और रोकना। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूएनओ का हेडक्वार्टर आता है। और अगर आप में से कोई बताए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अगर कुछ आइडिया हो। हाँ, वेरी गुड जानवी एंड लव्या, वेरी गुड। न्यूयॉर्क हमने शायद डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ब्रह्मजोत ने भी आंसर दिया एंड क्षितिज ने भी आंसर दिया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था, और यूएनओ ने बोला कि आप किसी भी कंट्री को फ्री करो जल्दी से, पहले तो डीकॉलोनाइजेशन करो, और जिसको भी आप छोड़ के जाओगे उसके यहाँ पे उसका सिस्टम सेट करके जाओगे, आप उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ोगे। तो दैट वाज द रीजन कि कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। और कैबिनेट मिशन के समय 1946 में कैबिनेट मिशन आया, लेकिन 45 में हमारा उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दो दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी अब हिंदुस्तान का जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, उस समय आपको 3 लोगों के नाम याद रखने, लॉर्ड वेवल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिंदुस्तान का वॉइसरॉय है, और लॉर्ड वेवल के बाद आएगा माउंट बेटन, लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये दो नाम प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे, वैसे अभी मैं नोट्स में शेयर करूंगा आपके साथ। सो लॉर्ड वेवल, and after Lord Wavell, Mountbatten will become the viceroy, correct? तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। लॉर्ड वेवल ने ये डिक्लेयर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम आपके यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, राइट? तो ये मंथ होगा दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर में लोकसभा के इलेक्शन करवा देते हैं आपके, और जनवरी में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट कर देते हैं। और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। बाकी कैबिनेट मिशन शायद आपके यहाँ पे आने वाला है, और वो आपको बता देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम करना है। तो तब तक आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, और फिर एक टीम बना लेना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो आप समझ गए ना प्लानिंग क्या है ब्रिटेन की, कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लो, फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, वो टीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट भी रन करनी शुरू करो। और अभी हम जा नहीं रहे, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, आपको गाइड करेंगे 1 डेढ़ साल, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा।
हम साथ में रहेंगे आपके, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि अभी तक तो आप नारे ही लगा रहे थे, आपको पता तो था नहीं देश कैसे चल रहा है। फिर जब हमें लगेगा कि अब आप रेडी हो गए, तो फिर हम क्विट करके चले जाएंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट स्टेप लोकसभा इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, करेक्ट। तो खैर यहाँ पे ये शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लोकसभा में उस समय सीटें कितनी थी, 102, और उसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 59। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि लोकसभा में किसकी सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस मेजोरिटी में आ गई। जब हम स्टेट की बात करते हैं, जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आज 28 स्टेट्स हैं, उस समय 11 स्टेट्स थे। और उन 11 स्टेट्स की कहानी क्या पिक्चर थी, वो इस मैप से शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रीन ग्रीन कलर मुस्लिम लीग, स्काई ब्लू कलर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई इन 11 स्टेट में। और ये जो आप देख रहे हो कलर, थोड़ा सा ये लाइट शेड जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो उस समय हिंदुस्तान की कहानी क्या है, 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड प्लस 11 हमारे प्रॉपर स्टेट्स हैं एंड 4 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है उस समय का, 1945-46 के अराउंड, करेक्ट है। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं है। और मुस्लिम लीग का मतलब क्या, मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना जी ने एक ही रट लगा रखी है कि मुझे चाहिए पाकिस्तान, आजादी तो होगी बाद में, पहले मुझे पाकिस्तान दे दो फिर आजाद कर देना, 2 कंट्री बना देना, इंडिया और पाकिस्तान। खैर इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए। और मार्च में, अब आप सीक्वेंस थोड़ा इसको माइंड में सेट कर लो, दिसंबर, जनवरी और अब मार्च में 1946 कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया, राइट। सो वेल कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया। सो अब ये कैबिनेट मिशन का टाइमिंग क्या है, if you will see the timing, March 1946 कैबिनेट मिशन केम, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं कैबिनेट मिशन में सो इफ यू विल सी द मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर बॉडी है। ये सब 10 इयर्स के क्वेश्चन है। जब आपका सीयूईटी नहीं था ना, और उस समय जब हम क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन करवाते थे, बीजेएमसी, एचएम, लॉ, क्लैट, एनएलयू, बीएलएड का एंट्रेंस होता था, मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस होता था, बाकी डीयू में ग्रेजुएशन के कुछ एंट्रेंस होते थे। तो उस समय बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, हर एग्जाम का एक अलग एंट्रेंस होता था, एचएम का, होटल मैनेजमेंट का। तो ये बड़े फेमस और बड़े हिट क्वेश्चन थे उस टाइम के। और हम सबको, क्योंकि जीके ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, और किसी न किसी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस हिट करते थे, तो इसलिए आप लोग भी इनको ध्यान रखना। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, राइट, एंड एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर बॉडी है। अब कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान आया, तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सजेशन दिया वो देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि हम आप अपनी एक टीम बनाओ, वो टीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो हमने कहा ठीक है सर, अब वो टीम कैसे बनेगी, तो उसने कहा देखो सर एक काम करते हैं, पहले तो हम पूरे इंडिया की ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो कांग्रेस को तो पहले यहीं पे ऑब्जेक्शन हो गया कि सर ये ग्रुपिंग ग्रुपिंग क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, आप चाह क्या रहे हो, क्या कर रहे हो ग्रुपिंग। तो उन्होंने कहा देखो सर ये ग्रुप ए में ये स्टेट्स हैं, ग्रुप बी में ये स्टेट्स हैं, ग्रुप सी में ये स्टेट्स हैं। तो हम कांग्रेस के कान खड़े हो गए। कांग्रेस ने कहा सर ये जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ये रिलीजियस बेस्ड ग्रुपिंग है, और हमें ना पार्टीशन की गंध आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं इंडिया का पार्टीशन तो नहीं करने जा रहे। तो कैबिनेट मिशन ने कहा नहीं नहीं सर, अभी कोई पार्टीशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। और वो बात क्या थी, कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि एक हम टीम बनाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलए से इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होके आपकी टीम बनेगी, जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो हम पूरे स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज, 565 प्रिंसली स्टेट से इलेक्शन कंडक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, और इस टीम को बनाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, यहां तक भी बात समझ में आ रही है, लेकिन आपने जो एक बात ऐसी कह दी जो हमें पसंद नहीं आई। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट था। वो बात क्या थी, वो स्टेटमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन ने ये बोल दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद किसी स्टेट को या प्रिंसली स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद आया,
तो कोई बात नहीं, आप अपना अलग बना लेना। बस जैसे ही इन्होंने ये बात बोली, बवाल हो गया, और आईएनसी ने कहा कि सर आपने तो बोल दिया इनडायरेक्ट पार्टीशन के लिए, क्योंकि पक्की बात है मुस्लिम लीग को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग कम है हम ज्यादा है, और वो बनेगा हमारे फेवर का। तो ये लोग पक्की बात है बाद में बोलेंगे कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं, हम अपना अलग बनाते हैं, और अलग बनाने का मतलब ही है एक अलग कंट्री, अलग देश। तो कांग्रेस तो इस बात से नाराज हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से नाराज थे कि सर आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे पार्टीशन करना है। लेकिन मुझे सुकून लगा कि आपने ये बोल दिया कि जिसको नहीं पसंद आया वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले बाद में। तो जिन्ना जी के लिए इस बात से थोड़ा सुकून था। तो अब आप समझ गए, कांग्रेस खुश है कि इन्होंने पार्टीशन डिक्लेयर नहीं करा डायरेक्टली, लेकिन नाखुश है कि आपने ये क्यों बोला जिसको नहीं पसंद है वो अपना बना ले। ये कांग्रेस का स्टैंड, खुश, खुशी और गम कांग्रेस का दोनों। और इधर जिन्ना जी इसलिए नाराज है कि आपने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला पाकिस्तान, और खुश इसलिए कि चलो इनडायरेक्टली आपने बोला तो सही कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। तो दोनों ही कंफ्यूज हैं, करना क्या है। फाइनली दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब ये जैसा बोल रहे हैं करते हैं, आगे चलते हैं। तो खैर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से पहले लॉर्ड वेवल ने 14 लोगों को इनवाइट करा कि भाई आप लोग आ जाओ, जरा एक गेट टुगेदर करते हैं, शाम की चाय में बैठते हैं और जरा डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये बात बोली कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, यानी अगर मुस्लिम आएंगे तो वो मुस्लिम लीग की तरफ से ही आएंगे, ऐसा मुस्लिम लीग का स्टैंड था। अब कांग्रेस वाले थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना वो चुटकी ले लेते हैं बीच में, कांग्रेस ने जाकिर हुसैन जी को भेज दिया अपनी तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो मुस्लिम लीग इस बात पे नाराज हो गई कि जाकिर हुसैन मुस्लिम है, और मुस्लिम कैंडिडेट खाली मुस्लिम लीग की तरफ से ही आएगा। तो पहले तो इस पार्टी में सर फुटने शुरू हो गए। खैर ये पार्टी कैंसिल हो गई किसी तरह से इस बात को लेकर कि सारे मुस्लिम मुस्लिम लीग की तरफ से आएंगे। खैर इस पार्टी की बात यहीं पे खत्म हुई। खैर आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, अब हुआ कुछ ऐसा कि लॉर्ड वेवल ने ये बोला कि ठीक है अब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, और साथ साथ अब आप अपनी सरकार भी बना लो, इंटरिम गवर्नमेंट, और उस इंटरिम गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। तब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, साथ में एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लो, आप अपना कंट्री रन करो, और साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना शुरू कर लो। अब जिन्ना जी फॉर्म में आ गए, और जिन्ना जी को अब इस बात पे नाराजगी हो गई कि सर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाने जा रहे हो, आपने गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी, लेकिन हमारे पाकिस्तान को अब आपको थोड़ा क्लैरिटी देनी पड़ेगी, अब आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान आप बना रहे हो या नहीं। और जिन्ना जी ने डिक्लेयर कर दिया कॉम्युनल वायलेंस डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th of August 1946 को हिंदुस्तान में शुरू हो गया डायरेक्ट वायलेंस। करेक्ट। तो पहले यहां तक ये बताओ कि आपको यहां तक समझ में आ रही है बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो प्लीज आस्क। यहां तक अगर कुछ भी ऐसा जो आपको कंफ्यूजन लगा हो किसी पॉइंट को लेकर, आप मेरे से पूछो, हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू लव्य, थैंक। ओके ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। सो वेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शन डे। यानी आपने, एक मूवी आई थी सनी देओल की, आई थी ना मूवी गदर, अगर आपने शायद कब देखी हो उस मूवी को। वैसे कहते हैं कि गदर मूवी सनी देओल साइन नहीं कर रहे थे, और सनी देओल ने गदर मूवी साइन करने से मना कर दिया तो जो उसके डायरेक्टर थे ना, उन्होंने कहा ठीक है सर अगर आप नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं एक दो डायलॉग है अगर आप सुन लो। तो उसमें एक डायलॉग था कि मतलब अगर आपने ये रिश्ता नहीं किया तो पूरे पाकिस्तान को दहेज में ले जाऊंगा।
इस डायलॉग को सुन के सनी देओल इतना खुश हुए और उन्होंने मूवी साइन कर दी। मेरा भांजा जो है वो बॉलीवुड में ही है, तो वो मेरे को बता रहा था, मतलब सनी देओल ने किसी पार्टी वार्टी में शेयर करी होगी ये बात, तो वो बता रहे थे कि उस डायलॉग की वजह से मैंने मूवी साइन करी, पूरी मूवी बन गई। पूरी मूवी बनने के बाद अचानक डायरेक्टर को ये बात लगी, जब इन्होंने मूवी को देखा तो लगा कि यार ये जो डायलॉग है ना, इस डायलॉग से दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, डॉरी को बढ़ावा मिल सकता है, और हो सकता है कि कहीं कल को कोई इशू ना हो जाए। तो एट लास्ट वो डायलॉग कैंसिल कर दिया गया। और खैर, तो सनी देओल का ये कहना था कि मैंने उस डायलॉग के चक्कर में मूवी साइन करी और लास्ट में वो डायलॉग कैंसिल हो गया। लेकिन चलो खैर, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो सबको पता है कि वो ब्लॉकबस्टर रही और बहुत हिट हुई वो मूवी। राइट। सो वेल, अब हुआ ये कुछ ऐसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि उस मूवी में आपने देखा होगा वो डायरेक्ट एक्शन डे और बहुत सारी ऐसी मूवी है बॉलीवुड की, जब कॉमनल राइट्स स्टार्ट हुए। तो कॉमनल राइट्स स्टार्टिंग की डेट क्या है, ये 10 ईयर का बड़ा फेवरेट और हिट क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को कॉमनल राइट्स स्टार्ट हुआ, और किस जगह पे? कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहले ये कॉमनल राइट्स स्टार्ट हो गए। करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। और अब हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे तो कॉमनल राइट्स शुरू हो गए और इधर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। और शुरू में तो मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इंटरिम गवर्नमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, क्योंकि इनको लगा कि यार सरकार में जाते हैं, मिनिस्ट्री लेते हैं कोई, और जानबूझ के रोड़े अटकाएंगे ताकि और प्रेशर डाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मतलब आप समझ रहे हो ना जिन्ना जी की स्ट्रेटजी। कॉमनल वायलेंस शुरू कर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ इंतरिम गवर्नमेंट का पहले पार्ट नहीं बन रहे थे, लेकिन बाद में इनका दिमाग काम किया, शैतानी दिमाग, और इन्होंने सोचा नहीं, भाग पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री लेते हैं और उस मिनिस्ट्री के थ्रू रोड़े अटकाएंगे ताकि कंट्री का काम ना चले और ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेशर पड़े कि भाई इसको अब बनाना पड़ेगा पाकिस्तान। करेक्ट। तो खैर, ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और इंटरिम गवर्नमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर आप देखोगे तो लियाकत अली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये लियाकत अली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। 2-3 मिनिस्ट्री इनकी थी, लेकिन लियाकत अली का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है कि इंतरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन था? लियाकत अली फ्रॉम मुस्लिम लीग। करेक्ट। तो खैर, यहां पर इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट को। कोई भी बिल पास होता था, पैसे लियाकत अली जी के से ही साइन होने थे, ये साइन नहीं करते थे, तो दिक्कत शुरू कर दी इन्होंने करनी। खैर, अब जब ये कॉमनल वायलेंस बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो चुका था और बन चुका था क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली को ये समझ में आ गया कि यार पार्टीशन ना अब थोड़ा इनएविटेबल हो गया और ये करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, एक काम करते हैं कि माउंट बेटन को हम भेजते हैं, और माउंट बेटन जी आप आ जाओ, राइट, और आप जाओ इंडिया। लॉर्ड वेवल को वापस बुलाते हैं। तो लॉर्ड माउंट बेटन मार्च 1947 में हिंदुस्तान के वॉइसरॉय बनकर आ रहे हैं, और इनको टास्क दिया गया है कि पार्टीशन हो तो कर दो, नहीं होता तो मत करना, हमें कोई लेना देना नहीं है। या तो जिन्ना को कन्विंस कर लो नो पार्टीशन, और या गांधी जी को कन्विंस कर लो फॉर पार्टीशन, क्योंकि गांधी जी ने एक और शिगुफा छोड़ दिया था कि अगर पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पर होगा, और नहीं तो मैं बैठ रहा हूं हंगर स्ट्राइक। गांधी जी का ब्रह्मास्त्र था हंगर स्ट्राइक। कहते हैं गांधी जी ने पूरे नेशनल मूवमेंट में 24 टाइम्स हंगर स्ट्राइक किया, और 24 के 24 बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकाया। 23 बार, 24 नहीं, एक बार लास्ट में थोड़ा सा पंगा हो गया था, वो मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और चक्कर क्या होता था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा घबराती थी गांधी जी से, कि एक तो गांधी जी थे भी ऐसी, है ना, पता नहीं लगता था, मतलब बिल्कुल लीन एंड थिन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दहशत हो जाती थी यार, एक तो ये है भी ऐसी, ऊपर से इसने 3 दिन अगर खाना नहीं खाया, पता चला ये हवा हो गया और कहीं इसकी डेथ हो गई एट द स्पॉट हंगर स्ट्राइक पे, तो एजिटेशन हो जाएगा, मतलब बवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे, और गांधी जी की डेथ होना हंगर स्ट्राइक पे, तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट होना इसका मतलब। करेक्ट। तो गांधी जी हंगर स्ट्राइक को बड़ा मतलब एक ब्रह्मास्त्र मानते थे, और यहाँ पे भी लास्ट में गांधी जी ने बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पार्टीशन नहीं होने दूंगा। तो खैर, माउंट बेटन आए गवर्नर जनरल बन के, इसीलिए इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कब तक रहेंगे आप देख सकते हो, जून 48 तक, यानी मार्च 47 से जून 48 तक द गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय वैसे बोलते हैं। 57 के रिवोल्ट के बाद ना,
जनरली वैसे इसकी जो सही टर्म है वो है वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, यानी जो भी यहाँ पर बनेगा वो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो लेमैन लैंग्वेज में हम जनरली ना बोलचाल की भाषा में गवर्नर जनरल यूज करते हैं, वैसे है वॉइसरॉय। खैर, तो जून 48 तक गवर्नर जनरल है माउंटबेटन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हुआ क्या। अब माउंटबेटन की बड़ी पक्की दोस्ती है जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो माउंटबेटन जी जवाहरलाल नेहरू से मिले। अब आप देख ही सकते हो इस इमेज में कि जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी वाइफ, ये तीनों बहुत पक्के दोस्त। अब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भाई साहब क्या करना है। जवाहरलाल नेहरू का, सर हम रेडी हैं पार्टीशन के लिए, हम तो कह ही रहे हैं कि पार्टीशन हो जाए, लेकिन हमारे गांधी जी मान नहीं रहे। तो आप तो या तो आप समझाओ या आप मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके समझाते हैं गांधी जी को। करेक्ट। Yes, Ria, sir, can you please repeat what you have said after the Sunny Deol story? That was technical issue. अच्छा, रिया मैं यही बता रहा था सनी देओल गदर मूवी के बारे में, कि गदर मूवी सनी देओल ने साइन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक डायलॉग था कि दहेज में मैं पूरे पंजाब को ले जाऊंगा। वो डायलॉग सनी देओल को इतना पसंद आया कि उन्होंने गदर मूवी साइन कर दी। और बाद में जब गदर मूवी बन गई तो उसके बाद फिर ये फील हुआ डायरेक्टर और पूरी टीम को, उनकी पूरी क्रू मेंबर जो थे उनको ये फील हुआ कि यार मूवी देखने के बाद, जब उन्होंने बना ली तो मूवी देखी अभी रिलीज होने से पहले, जब उन्होंने मूवी देखी तो उनको लगा कि यार ये डायलॉग ना दहेज प्रथा को बढ़ावा देगा, डॉरी को बढ़ावा दे सकता है। तो हो सकता है कल को कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, कोई कोर्ट का ऑब्जेक्शन आ जाए, तो बेहतर है कि इस डायलॉग को हटा दो। तो उस डायलॉग को बाद में एडिट कर दिया गया, काट दिया गया। तो सनी देओल एक पार्टी में बता रहे थे, वो बता रहे थे कि जिस डायलॉग की वजह से मैंने मूवी करी वो डायलॉग हट गया। अगर वो डायलॉग ना होता तो शायद मैं मूवी साइन नहीं करता, लेकिन थैंक टू गॉड कि अच्छा वो उस डायलॉग की वजह से मैंने मूवी साइन कर दी और वो ब्लॉकबस्टर हुई और बाद में वो हिट हुई। तो वो स्टोरी में डिस्कस कर रहा था। होप रिया आपको समझ में आ गया होगा। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। वेल पॉइंट ये था कि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए, गांधी जी से मिले। अब क्या बात हुई वो ध्यान से सुनना। अब इन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी जी आप पार्टीशन क्यों नहीं चाहते। गांधी ने कहा भाई मैं नहीं चाहता, देश के टुकड़े कौन चाहेगा। तो नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट बोला कि गांधी जी ध्यान से सुनो, बॉडी के एक पार्ट में अगर कैंसर हो जाए ना तो उसको काट के फेंकना बेहतर होता है रादर देन कि आप उसको जोड़ के रखो, क्योंकि वो पूरी बॉडी में पॉइजन फैलेगा। और ये जो पाकिस्तान का पार्ट है ना, ये कैंसर बन चुका है, ये देना अच्छा है ताकि वो भी सुकून की जिंदगी जी सके। और आप कौन होते हो बीच में आने वाले? अगर कोई लोग ये डिमांड करें कि हमें अपना देश चाहिए तो आप उनको देना क्यों नहीं चाह रहे? आपको देना चाहिए। आप तो खुद ही मतलब इतने काइंड हार्टेड हो, राइट। सो वेल, राइट। सो अब इन्होंने ये स्टेटमेंट जब बोला तो गांधी को थोड़ा सा कन्विंस हो गया। गांधी को लगा यार बात तो ठीक है। तो गांधी ने कहा चलो अच्छा ठीक है, डन है, पार्टीशन डन। मेरी दो शर्तें हैं। अब इन्होंने कहा दो शर्तें क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक तो ये कि जो भी हिंदू पाकिस्तान रहता है उसको पाकिस्तान वाले जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो इंडिया आए। और उसी तरह से जो भी मुसलमान यहाँ पे रहना चाहता है, विलिंग है, उसको आप जबरदस्ती नहीं भेजोगे कि वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाए। तो नेहरू जी ने कहा बिल्कुल, हम तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो उन्हीं को दे रहे हैं जो जिद कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए। जो नहीं कर रहे उनको हम जबरदस्ती क्यों भेजेंगे। तो एक तो ये शर्त थी। सेकंड शर्त क्या थी कि भारत माता के दो बच्चे हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों आजाद हो रहे हैं, तो दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिले। तो 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपीज आप पाकिस्तान को दोगे ताकि वो अपनी कंट्री रन कर पाए, क्योंकि उसके पास तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं बड़े, वो तो बड़ा छोटा पाकिस्तान होगा। जवाहरलाल नेहरू का ठीक है सर, स्वाहा, डन, खत्म करो अब, करो पार्टीशन फिर। तो इधर तो ये बात सेट हो गई, मामला सेट हो गया। माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को कन्विंस कर लिया। अब बात आती है जिन्ना जी की। अब ये दोनों जिन्ना जी के पास पहुंचे, जिन्ना जी से बात करी। जब ये जिन्ना जी के पास पहुंचे तो जिन्ना जी से नेहरू जी ने बोला, माउंटबेटन ने, पहली शर्त ये थी कुमुद कि जो छोड़ के नहीं जाना चाहता, जैसे कोई मुस्लिम यहाँ पर है तो उसको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वो पाकिस्तान जाए। कोई हिंदू पाकिस्तान में रहता है तो उसको जबरदस्ती नहीं करेगा पाकिस्तान की वो इंडिया जाए। तो जो जहां रहना चाह रहा है वो रहे, जिसको मूव करना है वो अपनी कंट्री में अपनी विल से मूव कर जाए। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के साथ कि देश छोड़ो, ये पहली शर्त। दूसरी, 55 करोड़ रुपीज आपको देने हैं पाकिस्तान को। करेक्ट।
अब हुआ क्या, ये जिन्ना जी के पास है, अब जिन्ना जी से इन्होंने बोला, तो अगर आपको कुछ रिमेंबर हो तो मैंने आपको पाकिस्तान की फुल फॉर्म बताई थी पिछली क्लास में, PAKISTAN, पाकिस्तान, करेक्ट। तो पाकिस्तान में पी क्या मतलब क्या हो गया, P स्टैंड्स फॉर पंजाब, A स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, K स्टैंड्स फॉर कश्मीर, IS स्टैंड फॉर सिंध, T स्टैंड्स फॉर TAN बलूचिस्तान, करेक्ट। तो माउंट बेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना जी को बोला कि जिन्ना जी आपकी जीके को क्या हो गया, ये जो पंजाब है ना, आप पूरा पंजाब मांग रहे हो, हम पूरा पंजाब आपको नहीं दे सकते। ईस्ट पंजाब में मुस्लिम्स हैं, वेस्ट पंजाब में आता है भटिंडा, फगवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर, तो हिंदू सिख है, तो हम आपको देंगे वेस्ट पंजाब। तो पंजाब आपको क्या मिलेगा, आधा, करेक्ट। अफगानिस्तान आपको नहीं दे सकते क्योंकि अफगानिस्तान तो हमने कभी जीता ही नहीं, हम जीत ही नहीं पाए, तो अफगानिस्तान तो हमारा है ही नहीं, तो वो नहीं दिया जाएगा। कश्मीर जो है वो एक रियासत है, प्रिंसली स्टेट है, राइट, तो वो हम नहीं देंगे, वहां का राजा कौन है, हरि सिंह, तो आप हरि सिंह से पूछो, करेक्ट। अब बात आती है सिंध की, तो बिल्कुल सिंध आपको दे देते हैं, सिंध में आपने अपनी सरकार भी बनाई है और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी भी है, तो सिंध आपको बिल्कुल देंगे, तो पूरा सिंध आपको मिलेगा। कश्मीर नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान नहीं मिलेगा, पंजाब आधा। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो वेल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में जो ईस्ट बलूचिस्तान है, दैट इज द पार्ट, ईस्ट बलूचिस्तान इज द पार्ट ऑफ द ईस्ट बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बट वेस्ट बलूचिस्तान अफगानिस्तान में है, तो हम आपको ईस्ट बलूचिस्तान दे पाएंगे। तो इसका मतलब जिन्ना जी आप समझ गए होंगे, आधा पंजाब, आधा बलूचिस्तान और पूरा सिंध, तो कुल मिला के आपने 5 स्टेट मांगे थे, हम आपको देंगे हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्टेट्स आप ले लो, और इधर आपका वो जो बांग्लादेश है वो आपको दे देंगे, यानी ईस्ट बंगाल, तो वो आपको दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस बात पे रजामंदी हो गई, जिन्ना जी को भी समझ में आ गया कि यार ठीक है, बात तो सही है, अब ये लोग कैसे देंगे जब इनके पास है ही नहीं। तो अब ये दोनों के दोनों साइन कर रहे हैं इंडिया की पार्टीशन के ऊपर, और ये पार्टीशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, इसको बोलते हैं 3 जून योजना, 3 जून योजना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैठे हुए हैं लॉर्ड माउंट बेटन, बैठे हुए हैं, ये जवाहरलाल नेहरू है, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये VK मैनन है जो उस समय सेक्रेटरी थे। तो खैर ये इन लोगों ने आपस में साइन किया, और ये इंडिया की हिंदुस्तान की पार्टीशन की डेट है, जिसको बोलते हैं 3 जून योजना, 3 जून योजना, करेक्ट। और मैंने आपको शायद बताया था लॉर्ड माउंट बेटन का घर का नाम था डिकी बर्ड, इनकी वाइफ इनको डिकी बर्ड बोलती थी। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया डिकी बर्ड योजना क्या है, अब स्टूडेंट कंफ्यूज, यार ये डिकी बर्ड क्या है, ये तो कभी पढ़ा नहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। खैर बाद में पता लगा डिकी बर्ड ही माउंट बेटन प्लान था, और इसी को 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 नाम है पार्टीशन के, 3 जून योजना फर्स्ट, माउंट बेटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, करेक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को जिन्ना और नेहरू जी ने साइन कर दिए, फिर ये माउंट बेटन जी पहुंचे जल्दी से ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां से इन्होंने इसको सिग्नेचर करवा के ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाया, एंड 14 अगस्त एंड 15 अगस्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हो गए। तो ये 2 कंट्री हमारे बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उससे पहले कॉमनल वायलेंस तो अब शुरू हो गया। अब वही वाली बात है ना कि किसने स्टार्ट किया, किसने जबरदस्ती करी वहां के हिंदू से कि तुम भागो यहाँ से, और किसने जबरदस्ती करी यहाँ के मुस्लिम से कि तुम देश छोड़ो, ये अपने आप में अभी तक क्वेश्चन मार्क है। तो ये अपने आप में डिबेटेबल टॉपिक है, और आप कई सारी बॉलीवुड की मूवीज में देख चुके हो, इसे बोलते हैं गदर। जब ये ट्रेन में लोग अपने घर बार छोड़ के भागे, तो ये अपनी विल से नहीं भाग रहे, इनको भगाया जा रहा है उधर पाकिस्तान से इधर हिंदुस्तान से। तो खैर ये 1947 का एक बहुत ब्लैक, जिसे कहते हैं कि चैप्टर है हिंदुस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री में। खैर ये बताओ पहले यहां तक आपको क्लियर है, क्लैरिटी आ गई जो हमने अभी तक डिस्कस किया? कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो प्लीज मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा से आपको फिर से डिस्कस कर लूंगा प्लीज। थैंक यू लव्या, होप बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा होगा। वैसे सिंपल सी स्टोरी है। तो खैर अब हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ हिंदुस्तान में। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है,
और उसका क्या कॉम्पोजिशन था वो देखते हैं। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 जून योजना हुई, हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया, और इधर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो टीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही है, साथ साथ पैरेलल वो काम चल ही रहा है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टॉपिक पर, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो अब आप इसको पहले यहां से समझ लो, फिर से मैं बोल रहा हूं। दिसंबर 1945 लोकसभा इलेक्शन, जनवरी 1945 विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन केम, राइट। मई 1946 के अराउंड, मई और जुलाई के आसपास इसने अपना प्रपोजल दे दिया। अगस्त में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, और दिसंबर में 46 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के रेडी हो गई। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्ट कर दिया अपना काम करना, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो क्या कभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कभी पॉइंट रखे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमें ये चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट चाहिए? क्या हमने कभी इस तरह की कोई डिमांड रखी? बिल्कुल रखी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, जब हमने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, हमें परमिशन दो, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कराची सेशन था 1931 में, जब हमने पहली बार ये बात बोली कि हाँ हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमें बहुत सारी रिलैक्सेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी। यानी ये आप समझ रहे हो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उससे पहले हमारे क्या एफर्ट्स थे, तो ये हमारे 3 एफर्ट्स थे। नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट माना जाता है। कराची सेशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉइंट आए, मुद्दे आए, डिस्कशन हुआ। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये बात रखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अपना एक अलग होना चाहिए, राइट। उसके बाद अब अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप देख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए जुलाई में, और उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946। तो इलेक्शन हो गए जुलाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स थे, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 11 इंडिया के स्टेट्स थे, और 4 इंडिया के यूनियन टेरिटरीज थे। 11 स्टेट से 292 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए। 565 प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए, और 4 यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर्स, हर यूनियन टेरिटरी से 1 मेंबर इलेक्ट हुआ इनडायरेक्टली। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ोगे तो 389 लोगों की टीम बनी, जिसने अपना काम करना शुरू करा दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 389 लोगों की टीम थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, क्योंकि पाकिस्तान तो बीच में ही बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 50 में बना, और इधर तो 46 से 47 तक तो सबने मिलके काम किया, और 47 में व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो चले गए, निकल गए। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बन गई, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बन गई। तो आप समझ गए, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई 47 में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 299 मेंबर्स खाली बचे, और इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो इसका मतलब पाकिस्तान से पहले मेंबर थे 389, पाकिस्तान बनने के बाद मेंबर रह गए 299, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, कुछ आइडिया है आपको कि हमने ऐसा क्यों किया? हमारा तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो हमने 26 जनवरी को क्यों लागू करा? क्या कोई खास बात है क्या 26 जनवरी करने को? तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाता, और हम रिपब्लिक डे 26 नवंबर को मनाते, और हम सब एंजॉय करते रिपब्लिक डे हॉलीडे 26 नवंबर। तो कुछ आइडिया हो किसी स्टूडेंट को, अगर कोई शेयर करना चाहे? 58 59 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, कोई ऐसा महारथी जो इसका आंसर दे। ओके, सो वेल, महात्मा गांधी केम बैक। ओके, सो ही थी as earlier in 1930 Motilal Nehru announced 26 January Independence Day. वेरी गुड, लव्य का आंसर ठीक है। लव्य ने आंसर दिया है कि 26 जनवरी 1930 को ना हमने अपना रिपब्लिक डे मनाया था, फर्स्ट रिपब्लिक डे, और तभी हम सबने कसम खाई थी कि हिंदुस्तान जब भी आजाद होगा
हम 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे 1930 को हमने मनाया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया था। और यही हुआ जब हमारा देश आजाद हो गया, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 1949। तो हमने वेट करा इस डेट का, और 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। रीजन क्या था? क्योंकि हम एक ऑलरेडी रिपब्लिक डे मना चुके थे 26 जनवरी 1930 को, जब हमने प्लेज ली थी कि हम हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे और इसी दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे एक दिन, और वो दिन आया 1950 में। करेक्ट? चलो ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 46 में स्टार्ट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बना नवंबर 49, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, एग्जीक्यूट हुआ। करेक्ट? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम तो पूरा कॉपी पेस्ट है। ये जो आप देख रहे हो ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब ब्रिटेन का कॉपी पेस्ट है। फंडामेंटल राइट यूएस से लिए, रशिया से हमने सोशलिज्म, सोशलिस्ट थ्योरी को लिया। हमारा प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान अगर आपने कभी सुना हो, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब हमने रशिया से लिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करना है वो भी हमने रशिया से लिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। करेक्ट? तो ये सब हमारे इंस्पिरेशन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले। करेक्ट? उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं और अब बात करते हैं। ये कॉम्पोजिशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो भी मैंने आपको बताया। 11 स्टेट 292, 4 यूनियन टेरिटरीज, ये 4 यूनियन टेरिटरीज थी उस समय की, 4 565 प्रिंसेस स्टेट्स है 93, 299 मेंबर्स बच गए, और इन 299 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाद में, जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स चले गए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4-5 हीरोज हैं जो आपको नाम याद होने चाहिए। अब वो कौन कौन से हीरो हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट। अब आप इसे ऐसे मानो कि 9 दिसंबर को 389 लोग आके बैठ गए। अब इन्होंने कहा यार हमारा चेयरमैन कौन होना चाहिए? तो किसी ने कहा यार अब कर लेते हैं, इलेक्शन करते हैं, देखते हैं कौन बनता है। तो कह लेंगे इलेक्शन करने में 1-2 दिन लगेंगे, तब तक किसी को तो बनाओ। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2-3 दिन के लिए चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हो, टेम्परेरी इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको बनाया गया 2-3 दिन के लिए। और उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वैसे कोई चैट सेक्शन पे अगर बताए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में किसी को आइडिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे और क्यों फेमस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आजादी के बाद इनका क्या रोल था? वैसे कोशिश करा करो आप लोग थोड़ा सा ना चैट सेक्शन पे लिखा करो, क्योंकि अगर आप प्रवचन सुनते रहोगे ना तो कई बार ना आप मिस कर जाओगे। थोड़ा जब आपकी उंगलियां चलती रहेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। लव्या, वेरी गुड लव्या, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा क्योंकि आप ऑलवेज आंसर देते हो, एंड वेरी गुड। एंड मंथन ने भी आंसर दिया, ही वाज फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। लव्या ने भी आंसर दिया, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। एंड होप बाकी स्टूडेंट्स भी लव्या और मंथन से एग्री होंगे। ही वाज द फर्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से 62, 10 साल ये हिंदुस्तान के। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड दिया, वेरी गुड। बिफोर इंडिपेंडेंस ही वाज लॉयर, हाँ ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के, करेक्ट है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 2 हीरो हमें समझ में आ गए। हीरो नंबर 3, हीरो नंबर 3 कौन है इस टीम का? अब हीरो नंबर 3 देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पर। तो हीरो नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, ये थर्ड हीरो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्या रोल था इनका? हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे कहना नहीं चाहिए, सब कॉपी पेस्ट है, हमने सब कहीं ना कहीं से चुराया। और ये क्या कम टैलेंट था, कहां से क्या चुराना था? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो इंडियन से बढ़िया किसी के पास होता नहीं। लेकिन हमने 3 साल हर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और तब हमने देखा कि अच्छा इसका फंडामेंटल राइट बेस्ट है। ओहो, DPSP तो इसके अच्छे हैं। अरे, इमरजेंसी प्रोसेस जर्मनी का बेस्ट है, तो जर्मनी का इमरजेंसी प्रोसेस ले लिया। DPSP आयरलैंड से ले लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने रशिया से ले ली। हमने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ले लिया। सुप्रीम कोर्ट हमें लगा जुडिशरी में USA के तो कोई मतलब कहना ही नहीं है,
एक्सीलेंट जुडिशरी सिस्टम है यूएसए का, हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यूएसए से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये सब सजेशंस कौन दे रहा है? B.N. राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये रोल है। तो हीरो नंबर 4। तो आई थिंक ये आपको 4 हीरो समझ में आए। अब आते हैं हीरो नंबर 5। अब ये हीरो नंबर 5 कौन है तो वो बताने की जरूरत नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सब जानते हैं। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज लॉयर भी थे, जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर। कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। एक एक डिग्री लेने में पसीने निकल जाते हैं आज हम लोगों के। ये बंदा इकोनॉमिस्ट भी है, लॉयर भी है, पॉलिटिशियंस भी था, सोशल रिफॉर्मर भी था। और आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया ना ब्रिटिशर्स ने, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बुक थी, उस बुक से इनको इंस्पिरेशन मिला। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाया हिल्टन यंग कमीशन ने कि सर आप बैठो और हमें बताओ आरबीआई के बारे में क्या सजेशन है। तो आरबीआई की फॉर्मेशन हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी और उसके मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप हल्के में मत ले लेना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने लास्ट में फाइनल ड्राफ्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अम्बेडकर जी ने ही करा। करेक्ट। और अंबेडकर जी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था, मैं आपके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। साइमन गो बैक, अगर आपको याद हो। वैसे स्टूडेंट को साइमन कमीशन बोलो ना, उससे एक ही आंसर याद होता है, साइमन गो बैक। और वो क्यों गो बैक वो डिस्कस करेंगे। खैर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक कमेटी बनी थी, साइमन कमीशन जब आया था तो उसके ये मेंबर थे। देखो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलित के लिए इन्होंने काफी काम किया, वो हम सबको पता ही है। इन्होंने मतलब प्रमोट करा दलितों की एजुकेशन के लिए, इन्होंने ये सोसाइटी बनाई। बहुत सारी मैगजीन्स, मूक नायक, इक्वालिटी, जनता, बहिष्कृत भारत, ये सारी बड़ी गुड मैगजीन्स उस समय अंबेडकर जी ने रिलीज करी। करेक्ट। तो ये 5th हीरो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 5वां हीरो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट। तो मैं 2 बातें लास्ट आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा और देखूंगा कि आपने कितने ध्यान से मेरे को सुना। यस, करेक्ट साक्षी। तो ठीक है, लास्ट 2 बातें समझते हैं और फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक टीम थी 389 लोगों की, फिर मुस्लिम लीग चली गई, 299 बचे। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने ना अलग अलग ग्रुप बना दिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी आप ड्राफ्टिंग कमेटी, आप फाइनल ड्राफ्ट कर देना। नेहरू जी आप ना यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सजेशन दो। अपनी टीम बना लो एक छोटी सी 3-4 लोगों की, कि केंद्र का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो आप बताओ। और यूनियन को, सेंटर को क्या क्या पावर हो वो भी नेहरू जी आप बताना। स्टेट कमेटी, स्टेट्स के पास क्या पावर हो वो भी नेहरू जी आप बताना। नेहरू जी कह लेंगे सब मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे। तो खैर नेहरू जी में अंदर असल में इतना टैलेंट था ना कि कुछ भी बात हो ना, सब आशा भरी निगाहों से जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखते थे। तो आप देख लो नेहरू जी का कद कितना बड़ा था, दोनों पे कितनी सारी कमेटी के ये देख लो। मेंबर बने हुए हैं नेहरू जी। और जीके। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या नहीं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बताएंगे। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आचार्य कृपलानी जी, और माइनॉरिटी से रिलेटेड एससी मुखर्जी। तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन आपको पता हो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन पावर नेहरू जी, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आप सब भूल जाओ तो एटलीस्ट कम से कम ये 4 कमेटी तो आप याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन है ये। करेक्ट। ठीक है, ये टीम बन गई, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन इन सब ने दिन रात मेहनत करी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या की पॉइंट है। नेशनल फ्लैग हिंदुस्तान का 22 जुलाई 47 को हमने अडॉप्ट किया। मैंने शायद आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारा नेशनल फ्लैग, अभी तो व्हील है ना, उससे पहले वो चरखा था, स्पिनिंग व्हील, वो मैडम भीखा जी कामा ने बनाया था। आजादी के समय फिर हमने अपना मैप, अपना फ्लैग चेंज कर दिया और हमने उसमें डाल दिया व्हील। व्हील का पर्पस ये था कि हमने स्पिनिंग व्हील इसलिए हटाया कि उसमें टेक्निकल एरर था, वो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता था पीछे से देखने पर, तो इस वजह से उसको रिमूव किया। दूसरा हमें लगा यार आजादी के बाद अब चरखे का क्या काम है, अब तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे। चरखा तो हम उस समय उनके ऊपर प्रेशर डालते थे ना मूवमेंट के समय, तो हमने इसे चरखा हटा दिया और हमने व्हील डाल दिया अशोका। ये क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोग्रेस। तो नया फ्लैग पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नया फ्लैग, न्यू फ्लैग वाज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन, 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। और आप देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थी। तो वैसे तो देखो, अभी तो हम चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत अच्छा है, बड़ा सिस्टमेटिक है। आप कभी अगर ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो आपकी आंखों में भी शायद आंसू आ जाए कि यार बताओ, इतनी मेहनत से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। प्रॉपर पार्ट्स हैं, हर पार्ट के आगे टॉपिक है, टॉपिक के आगे आर्टिकल्स हैं। यानी आपको अगर ये जानना है कि यार मेरे सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम क्या है, तो आप सीधा पार्ट 5 पे जाओ। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आप देखोगे 124 से लेकर 147 तक पूरा सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करा हुआ है। आपको पूरा सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे आप अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। तो बड़ा सिस्टमैटिक है। 22 चैप्टर्स, 395 आर्टिकल्स में फ्रेम कर दिए गए। अब बात आती है शेड्यूल्स क्या है। तो शेड्यूल्स के बारे में मैं पहले आपको ये समझा दूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग निकालकर हमने 8 शेड्यूल्स में डाल दी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपका क्रैश कोर्स हम लोग ले रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, तो आप मेरे को बोल रहे हो गुरुजी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस बता देना जो एग्जाम में हिट कर जाए। उसी तरह से इन बेचारों ने क्या करा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, ये 8 शेड्यूल्स, ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कम से कम गो थ्रू कर लेना। ये जिस्ट एक तरह से कॉन्क्लूजन और सारांश है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 8 पॉइंट्स इन्होंने निकाल के अलग रख दिए। तो आप समझ गए, तो इसे आप बोल दो कुंजी, लेमैन लैंग्वेज है, कुंजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेफरेंस बुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 22 पार्ट्स हैं, चैप्टर्स एक तरह से, 395 आर्टिकल्स को मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलता हूँ पेजेस। जैसे एक बुक है उसमें 22 चैप्टर है इंडेक्स में, और 395 पेजेस है। इतने पेजेस में 22 चैप्टर्स एक्सप्लेन है। और 8 शेड्यूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग निकाल के रख दिए, 8 शेड्यूल्स। करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब लास्ट एक बात, उसके बाद अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ एमसीक्यूज। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ, तो 9 दिसंबर को हमने क्या करा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, 9 दिसंबर का दिन खत्म। 11 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने बना दिया परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक है जी, 11 दिसंबर फिनिश। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ, नेहरू जी ने 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ लो कि जैसे हम सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। तो नेहरू जी आए, नेहरू जी ने कहा ये लो पकड़ो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको टॉक करनी है, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, राइट, फ्रेटर्निटी। यानी कुछ ऐसे की पॉइंट्स, जैसे अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देख रहे हो, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, फंडामेंटल फ्रीडम्स। यानी ये एक तरह से हिंट, आप इसे लेमैन लैंग्वेज में ऐसे मानो, जवाहरलाल नेहरू ने हिंट दिया कि ये है हिंट्स, इनके ऊपर हमें काम करना है 3 साल, और हमें इनको तो बेस बना दिया, बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और वो हिंट का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। करेक्ट। और फाइनली 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड। हमने अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, और वो छोटी छोटी ग्रुपिंग करके टीमें बना दी। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बना, 26 जनवरी को हमने उसको लागू एग्जीक्यूट कर दिया। दैट्स ऑल। पहले ये बताओ, यहां तक आप लोगों को समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो मिस हो गया हो, कोई टेक्निकल इशू आ गया हो बीच में, आप नहीं समझ पाए? मंथन ने तो बोला है कि सर मुझे क्लियर है, लव्या ने भी बोला है क्लियर है। वेरी गुड। पूरे 57 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, साक्षी और कुमुद का भी आंसर है कि क्लियर है। साक्षी ने भी बोला यस सर, वेरी गुड। आपके इनिशिएटिव के लिए यश अरोड़ा ने भी बोला है ठीक है सर, मेरे को भी क्लियर है। जानवी खुराना ने भी बोला, एंड दिया, साक्षी अग्रवाल, क्षितिज, कश्मीर, वेरी गुड। ईशान ने भी बोला है, तन्नू ने भी बोला है। सर स्टार्टिंग का मिस हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं,
स्टार्टिंग अगर मिस हुआ तो हम लोग अभी उसको मैं फिर से बता दूंगा, नो नो इशू। एंड ईशु भारद्वाज ने भी बोला है कि यस सर मुझे क्लियर है। ठीक है, चलो बढ़िया है, वेरी गुड। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब देखते हैं, थोड़ा एक दंगल करते हैं आपके साथ, और आपके साथ एक क्विज खेलते हैं, देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से मेरे को सुना। राइट, तो करते हैं जी स्टार्ट, देखते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ मिस नहीं हुआ, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे शायद, अब मैं 3 क्वेश्चंस से आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, फिर भी इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है, उनके साथ मैं चलो बाद में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, कुछ आइडिया है आप लोगों को कि हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? क्या हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? और अगर नहीं करा था, और अगर करा भी था तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, कुछ स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास भी है। ठीक है लव्य, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आप जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। मैं तो क्लास लगा रहा हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस क्रिश गिल। मैं 8 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, वैसे 11 है, फर्स्ट 3 मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, रिमेनिंग 8 पूछ रहा हूँ, और आप लोग कोशिश करो आंसर देने की। नहीं भी पता तो थोड़ा वाइल्ड गैस, वैसे ये सब हमने अभी पढ़ा है आज क्लास में। ओके, सो अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया, तो फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। वैसे कोशिश करो कि आप लोग सब आंसर दो। जो भी वाइल्ड गैस तुक्का लगाना है, जितना ज्यादा आप आंसर दोगे ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो क्लास में कोशिश करना लल्लू स्टूडेंट बन के नहीं बैठना। हम ऐसे स्टूडेंट को बोलते हैं कि लल्लू टाइप का स्टूडेंट है, ये सिर्फ शांत भाव से सुन रहा है, और जितना आप शांत रहोगे उतना ज्यादा आप भूलोगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। तो एक आंसर आया है अभी, शायद एक स्टूडेंट ने सी दिया है आंसर। ओके, कुमुद ने आंसर दिया है बी। ओके, और कोशिश करना क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करना। जानवी ने बोला है क्वेश्चन नंबर 4A, और ब्रह्मजोत ने आंसर दिया है सी। ठीक है, एंड यस 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 यस, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। तनीषा चोपड़ा, तनु का भी आंसर है ए, बोथ सेड ए। ओके, ठीक है, चलो अब कोई नहीं, अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। बट दिवजोत सिंह का आंसर है 4B, और मनस्वी ने तो 1D दिया है आंसर। मनस्वी तो किसी से एग्री नहीं है, मनस्वी सूद। ठीक है, देखते हैं मनस्वी ठीक है या दिवजोत ठीक है या बाकी स्टूडेंट, लेट मी चेक। तो अभी मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की है, मैंने आपको बताया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन एट कराची, नहीं कराची का सेशन मैंने आपको बताया था 1931 का कराची सेशन था, तो इस वजह से यहाँ पे ये गड़बड़ा गया ईयर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत रिलैक्सेशन इन्होंने हमें दी थी, और जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने 200 आर्टिकल्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करे थे 1935 के एक्ट से। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी। तो वेरी गुड, जिस स्टूडेंट ने भी आंसर दिया है सी, उसके लिए मैं क्लैप करूंगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑप्शन सी, सेकंड रॉन्ग, 1 करेक्ट, 3 करेक्ट, वेल डन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो पढ़ो आप इसको, रीड करो, आंसर दो। जितना ज्यादा आंसर दोगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे क्लास में, उतने ही झंडे गाड़ोगे अपने एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखना अगर आप आंसर दोगे तो। ओके, सो
आंसर आया है मिस्टर गुलाटी का, क्वेश्चन नंबर 5A। ओके, तनु का भी आंसर आया, लव्य का आंसर आया है, वेरी गुड। दिवजोत ने आंसर दिया है ए, मैक्सिमम स्टूडेंट। परिधि कालरा, लक्ष्य गांधी एंड यश अरोड़ा 5A। ओके, एंड ईशान राणा ने आंसर दिया है 5A। जानवी का आंसर है, जानवी खुराना 5A। आरुषि, अंश, इन सब के आंसर हैं 5A। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो ठीक है, तो ठीक है, तशमीत ने भी आंसर दिया, वेरी गुड तशमीत। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि आप में से कौन सही कौन गलत। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर ए दिया है। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, करेक्ट है जी, ये तो हमें रट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये भी हमें रट चुका है। डॉक्टर अंबेडकर वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, नहीं नहीं नहीं, ये तो ब्लंडर है जी, ये गलत है स्टेटमेंट। तो 1 और 2 करेक्ट है, और इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 2 ओनली। सो आई थिंक होप और वेल डन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर इसका दिया है ए, वेरी गुड एवरीवन, गुड वन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखो इसको और बताओ इसका आंसर। ओके, सो मनस्वी 6B। ओके, वेरी गुड मनस्वी। तनु ने आंसर दिया है 6A, तनु इज नॉट एग्री विद मनस्वी, और दिया अरोड़ा तो दोनों से एग्री नहीं है, उनका आंसर है डी। लव्य ने आंसर बोला है 6B। ओके, एंड ग्रेसी, ग्रेसी ने आंसर दिया 6A, तशमीत 6A एंड कुमुद 6A। ओके, जानवी खुराना 6B, युक्ति भूमि बोथ गेव 6A। ओके, एंड आरुषि का आंसर है 6A, गुड वन। देखते हैं आप लोग सही हैं या गलत। चलो ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक, देखता हूँ मैं आंसर आप लोग जो दे रहे हो सही है गलत। द नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन वाज अडॉप्टेड 22 जुलाई 1946, नो ये तो गड़बड़ है। अंश ने बोला 6B, तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये गलत है, 47 था शायद इसका स्टेटमेंट सही, तो ये तो हो गया जी रॉन्ग, हो गया जी रॉन्ग। 24 जनवरी 1950 जनगण मन वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम, करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। The final document had 22 parts, 395 articles and 12 schedules. No, 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 no. वो तो 8 शेड्यूल्स थी ना, हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब 1 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, और 1 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर देखते हैं, अपनी आंसर शीट पे चलते हैं और देखते हैं आंसर शीट में आंसर क्या है, क्या ऑप्शंस गलत है क्या, 1 और 3। यस यस यस, यहाँ पे थोड़ा आंसर गड़बड़ा गया, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली उसके अकॉर्डिंग मैं सी ले सकता हूँ आंसर, तो जिन्होंने सी आंसर दिया उनके अकॉर्डिंग आंसर ठीक बैठेगा। तो ये भी एक पर्पस है आपको ये समझाने का, कि अगर कभी आपको लगता है कि ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्ट के आसपास हो वो आपको टिक लगाना है, समझ रहे हो आप? जैसे ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, 46 जो है 1946, नहीं ये, हाँ पर शेड्यूल 8 है, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा ओनली 2, राइट? और या फिर मैं यहाँ पे लिखूं नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में मैं ले लूंगा 1 और 3। आई थिंक होप आप सब मेरे से एग्री कर रहे होगे। हाँ, करेक्ट। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ना नॉट करेक्ट, तो हम ले लेंगे 1 और 3 नॉट करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आई थिंक होप सब लोग एग्री हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन ठीक है, आप लोग समझ गए, ये अच्छी बात है। ऑप्शंस अगर गड़बड़ थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आया, ये ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं फिर। प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में, जब मार्च में आया, तो 46 में उसने प्रपोजल दिया था अपना। तो वो क्या प्रपोजल था, एक बार आप इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर।
लव्या ने हैंड रेज किया है, ओके। यस लव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. हम्म। Sir, you taught that the provinces would be classified into three groups or sections. And according to this, we have to give which option is correct. So, ओके, 2 is incorrect, we know that. कोई बात नहीं लव्या, आपको ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं। आपको जो भी अभी लग रहा है आंसर, मोस्ट प्रोबेबली आप वो दो फिर देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ऑप्शन गलत हुआ तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपने उसमें, उसको करेक्ट करेंगे। और अगर देखते हैं, क्या पता आप गलत हो और ऑप्शन सही हो, ऐसा भी हो सकता है। सो लव्या ने आंसर दे दिया 7C। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अभी अदर्स तो साइलेंट मोड पर है, और लव्या ने जो है बहादुरी दिखाई है, उन्होंने आंसर दे दिया है 7C। बट हितर्थ गुलाटी गुलाटी जी भी मैदान में आ चुके हैं, 7D। और मनस्वी सूद का आंसर है D। मनस्वी सूद जो है नहीं एग्री है बाकी स्टूडेंट से। दिया अरोड़ा ने B बोला है, एंड जानवी खुराना ने D फॉर दिल्ली। ठीक है, एंड देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है। जानवी खुराना एंड बहल, कुमुद का भी आंसर 7C। ठीक है, चलो अब मैं आंसर बताता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो मनी मन सोचे जरूर कि क्या हो सकता है। तशमीत है ना, जो स्टूडेंट फिंगर उठा के टाइप करने में उनको थोड़ा सा लग रहा है कि कोई बात नहीं बाकी दे रहे हैं, अब हमने क्या देना, तो लेकिन कम से कम सोचना जरूर आप लोग, है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इंडिपेंडेंस वुड बी गिवन टू द इंडियन डोमेनियन विद पार्टीशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पार्टीशन की तो उन्होंने बात ही नहीं करी कैबिनेट मिशन ने, है ना। मैंने बोला था ना, जिन्ना जी नाराज थे कि डायरेक्ट आपने पार्टीशन क्यों नहीं बोला, तो ये तो रॉन्ग है। अब मैं यहीं से चेक कर लूं अपना आंसर। अगर आप देखोगे तो मेरा आंसर ना यहीं से निकल गया। देखो, मुझे पढ़ना भी नहीं है, ना मुझे सेकंड पढ़ना है, ना थर्ड, ना फोर्थ। मैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट से इसका आंसर बता दिया मैंने कि सी होगा, राइट। और मैं देख भी लेता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ। देखो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ग्रुप तो कितने थे, 3 ग्रुप थे, इसलिए रॉन्ग हो गया। सेंटर वुड कीप द पावर ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पावर्स एंड करेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। Constituent Assembly would be set up, the new government would be formed as per this constitution, meanwhile the interim government would be established, बिल्कुल सही है कि आप Constituent Assembly बनाओ, Constituent Assembly कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तब तक आप अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, और वो गवर्नमेंट आपका काम, तो इंटरिम गवर्नमेंट अगस्त में बन गई और उसने देश चलाना शुरू कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई दिसंबर में, और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये टीम देश चला रही है और ये टीम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से नो कंफ्यूजन। वेरी गुड कुमुद, वेरी गुड तशमीत, एंड आई थिंक होप लव्या ने भी आंसर 7C दिया था, तो वेरी गुड लव्या, गुड वन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और थोड़ा और समझते हैं। देखो इसका आंसर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का। ये पैटर्न से आपको बड़ा बेनिफिट होगा, बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप स्टूडेंट करता है ना, तो उसका दिमाग खुलता है, और आपके एग्जाम में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ये 4 क्वेश्चन क्लब कर रहा हूं मैं, टफ बना रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपकी नेट प्रैक्टिस अच्छी हो और आप बाउंसर्स झेलने लायक हो जाओ, ताकि आप वहां पे चौके छक्के लगाओ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो लव्या ने फिर से आंसर दे दिया 8C। वेरी गुड लव्या, इज वेरी फास्ट, गुड लव्या। एंड देखते हैं बाकी स्टूडेंट का आंसर क्या है। तशमीत ने भी आंसर दिया है 8C। कुमुद का भी आंसर है C। परिधि कालरा 8C, ओके गुड वन। रिया शर्मा, यश, तन्नू, जानवी, तो सारे के सारे स्टूडेंट वेरी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और हर स्टूडेंट बोल रहा है कि सर सी 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 सी। मनस्वी सूद ने भी पहली बार समाज के साथ जुड़ के बोला है C। जनरली कुछ स्टूडेंट अलग आंसर दे रहे थे। युक्ति और ईशान राणा का भी आंसर है C। चलो वेरी गुड, चेक करते हैं आप लोग सही है या गलत। मुस्लिम लीग, अच्छा क्या क्वेश्चन क्या पहले देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड अच्छा कुछ मैटर है ये, ठीक है देखते हैं। तो भाई आंसर देखते हैं, चेक करते हैं। मुस्लिम लीग एग्री टू द प्रपोजल एंड डिड नॉट विश एनी चेंजेस, ठीक लग रहा है। मुस्लिम लीग अभी एग्रीड था प्रपोजल से। द कांग्रेस पार्टी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की नाराजगी थी कि यार ये ग्रुपिंग वुपिंग मत करो सर, है ना। तो ये बात अभी ठीक लग रही है मेरे को। कांग्रेस पार्टी ऑल्सो आर्गूड फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा बोला है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाओ। और लॉजिक क्या था, क्योंकि कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन रही है, लोकसभा की 59 सीट जीत रही है, तो इसका मतलब वो तो चाहेगी ना केंद्र स्ट्रांग हो, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं, तो वो चाहते थे कि केंद्र स्ट्रांग हो।
a list of princely states was also made that could either join the union or remain independent. बिल्कुल ठीक है कि जो ज्वाइन करना चाहे वो कर ले, जो नहीं करना चाहे वो अकेला भी रह सकता है। तो मुझे तो ये सही लग रहा है। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर तो बैठेगा जी 1 to 4, नॉट सी। और यहाँ पे आप लोग कुछ गड़बड़ कर गए सारे के सारे स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि एक तरफा सबने रॉन्ग आंसर दिया है, क्योंकि इसका आंसर होगा 1 to 4। तो मुस्लिम लीग एग्रीड टू द प्रपोजल, डिड नॉट विश एनी चेंजेस। लास्ट में इनको लगा कि चलो ठीक है अभी तो आगे बढ़ो, अभी कोई चेंजेस के लिए पंगा नहीं लेते। पहला ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि सेंटर स्ट्रॉन्ग की बात कर रही थी कांग्रेस, और फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर होगा जी बी। तो आई थिंक होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, समझ में आ गया किसका आंसर होगा 1 to 4। इज इट क्लियर? Should I move to next question? ओके, थैंक यू तनु, थैंक यू लव्या। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं कि आप उसका आंसर क्या देते हो। सो प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, सो आरुषि का आंसर है बी, 9B। ओके एंड ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि गुप्ता 9D। ओके, भूमि नॉट एग्री। ओके, लक्ष्य बी। यश अरोड़ा डी फॉर दिल्ली, लक्ष्य से एग्री नहीं कर रही यश। एंड परिधि बी, लव्य बी। ओके एंड यस, क्षितिज 9B, तनु 9B। ओके एंड yes, what about others? Riya Sharma 9B। okay and Jay Behel 9B, Tanisha Chopra 9B, युक्ति B। ओके एंड करेक्ट। आगे देखते हैं। जानवी का आंसर है 9D, डी फॉर दिल्ली, जानवी खुराना। लव्या डी एंड हितत गुलाटी 9B। चलो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से साउंड तो गुड है, करेक्ट लग रहा है। इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 46, करेक्ट सा लग रहा है, ठीक है। ऑन पार्टीशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल, ये भी हमने डिस्कस करा है क्लास में। और अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर को और इफेक्ट हुआ 26 जनवरी। तो मेरे ख्याल से सारे करेक्ट हैं, नो डाउट एट ऑल, एंड द राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 9 का डी फॉर दिल्ली आंसर होगा। सो आई थिंक होप बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लिक कर गया होगा, जिन स्टूडेंट्स से बी, सी या डी दिया है, बी, सी या ए दिया हो। तो इसका राइट आंसर है डी फॉर दिल्ली। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमने अभी अपनी क्लास में ये सारे के सारे स्टेटमेंट डिस्कस किए हैं, नो डाउट एट ऑल, करेक्ट। चलो ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो प्लीज मैच द फॉलोइंग है। कौन सा कमेटी और उसका चेयरमैन आपको सही लग रहा है वो आपको मैच करना है, मतलब वो आपको चूज करके छाटना है। ओके, सो मिस्टर गुलाटी ने आंसर दिया है सी एंड तशमीत का आंसर है बी एंड ऋत्विक का आंसर है सी। ओके, जानवी खुराना 10C। ओके, सो कंफ्यूजन है, इसका मतलब बी और सी में स्टूडेंट्स को। तनु ने आंसर दिया है बी। ओके एंड लव्या का बी है। भूमि गुप्ता का बी आंसर है, करेक्ट है। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर है। करेक्ट, फास्ट।
ओके क्षितिज का आंसर है 10B। ओके क्षितिज, एंड यस 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 यस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आंसर बता देता हूँ आपको। देखो एक तो बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट है ये पॉइंट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये तो नो डाउट एट ऑल बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले मैं देख लेता हूँ वन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बट ए तो मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, अगर आपको याद हो मैंने बोला था जवाहरलाल नेहरू, तो सेकंड तो मेरे लिए रॉन्ग हो गया, और अगर सेकंड रॉन्ग है तो फिर मैं डी को तो चूज नहीं करने वाला। ठीक है, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, तो अभी 1 और 3 मेरे लिए करेक्ट है। तो 1 और 3 कहाँ पर आ रहा है भाई, सी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो अब बी और सी में स्ट्रगल है, देखते हैं कौन सा सही होगा। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, नो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो बस अब मेरा आंसर क्लियर हो गया। अब बी और सी का मैटर नहीं रहा, अब इसका आंसर होगा सी। तो आई थिंक मनस्वी सूद को समझ में आ गया होगा कि आंसर सी है। एंड Sir, यस, sir, state committee was under Jawaharlal Nehru. हाँ स्टेट कमेटी, सॉरी स्टेट कमेटी, हाँ बिल्कुल, सॉरी सॉरी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो लवे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी सही है। यूनियन पावर भी सही है, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो ये इंटरचेंज हो गई यहाँ पर, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा 1, 3, 4 होगा, और बी फॉर बॉम्बे जिन्होंने आंसर दिया वो स्टूडेंट सही है। तो सॉरी मनस्वी सूद, आपका आंसर भी सही है, और उन स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने आंसर दिया है बी फॉर बॉम्बे 1, 3, 4। सो एम आई करेक्ट है ना, 1, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर 1, 3, 4 है। वेरी गुड स्टूडेंट। सो लास्ट लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आज अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो प्लीज रीड एंड गिव द आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Okay, so students started to give the answer. Mr. Gulati 11D, Bhumi Gupta D, Vidita ने अभी फर्स्ट टाइम दिया शायद आंसर, परिधि, तश्मीर, कुमुद, आरुषि। ओके वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड क्षितिश, आप सभी आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 11D, बट तनु ने आंसर दिया ई। ओ लेट मी चेक, देखते हैं और बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं, देखते हैं। यस फास्ट, यश अरोड़ा 11E। ओ तनु ने 11D आंसर दिया है, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? अच्छा युक्ति का आंसर भी डी है, ठीक है। यश अरोड़ा ने डी दिया है, या शायद यश अरोड़ा ने चेंज करा अपना आंसर, ठीक है। ठीक है चलो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट। रिया शर्मा 11D। ओके रिया, देखते हैं कि आप सही हैं या गलत। सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, फादर ऑफ, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। ही वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी दैट वर्कड विद द साइमन कमीशन 1925, करेक्ट है, ये भी ठीक लग रहा है। ही एस्टैब्लिश्ड बहिष्कृत हितकारिणी सभा टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स अमंग द दलित्स, करेक्ट लग रहा है। ही स्टार्टेड मैगजीन्स मूक नायक इक्वालिटी एंड बहिष्कृत भारत, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ ऑल तो उसका मतलब सारे नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ई होगा। ई का मतलब कि नन, इसका मतलब कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स वाई इसका आंसर होगा ई। तो आई थिंक होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप डी बोलो तो डी का मतलब है सभी ऑल नॉट करेक्ट, जबकि सब तो करेक्ट है, तो इसलिए आंसर होगा ई। तो ये भी एक पर्पस था आपको ये दिखाने का कि ऐसे भी क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो आपको शायद बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता था, हाँ, और कुछ स्टूडेंट ने तो नॉट देखा भी नहीं होगा, उन्होंने तो सीधा जयकारा लगाया होगा, जय माता दी, लेट्स रॉक, राइट, और सीधा ऑल पे टिक लगा दिया होगा। तो ये सभी यही पर्पस है आपको ये बार बार रियलाइज करवाने का कि जब आप पढ़ो तो बड़ा ध्यान से पढ़ोगे। देखो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि 5 क्वेश्चन ह्यूमन एरर होती है स्टूडेंट की, 5 to 6 क्वेश्चन वो अपने करे हुए गलत करके आता है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना अपनी क्लासेस में, कोचिंग में,
तो तब आपको ये ह्यूमन एरर आपकी कम हो जाएगी। बस यही चीजें आपको जीत दिला देंगी। 1 2 3 क्वेश्चन आपके ठीक हुए और आप निकल गए। करेक्ट। सो वेल आई थिंक अब मैंने आज आपसे 8 क्वेश्चन पूछे, 8 क्वेश्चंस आई आस्क्ड इन दिस क्विज। तो कोई स्टूडेंट है जिसके 8 आउट ऑफ 8 ठीक हो तो उसके लिए तो मैं खड़े होके क्लैपिंग करूं। तोपे नहीं है मेरे पास, 21 तोपों की सलामी भी दे सकता था मैं, लेकिन अगर जो भी आपका स्कोर रहा तो प्लीज शेयर, आप जरा शेयर करो, जल्दी से बताओ मेरे को आप लोग के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। एक क्वेश्चन को अगर मैं गलत भी मान लूं तो 7 में से कर सकते हैं। यश अरोड़ा ने 3 बोला है आउट ऑफ 8, ओके। लव्या ने बोला है 5 ठीक है, भूमि के 3 ठीक है, वेरी गुड भूमि। कोई बात नहीं, आप लोग ऑनेस्टी से अपने आंसर लिख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। रिया शर्मा ने बोला है सर मेरे 4, तशमीत के 3 ठीक है, वेरी गुड तशमीत, वेरी गुड रिया। तो मुझे खुशी है कि एटलीस्ट जो भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया और आपके 8 क्वेश्चंस में से आपने अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी ठीक करे, तनु के क्षितिज के 4 ठीक है, तो इसका मतलब कुछ तो आपको समझ में आया आज क्लास में जो भी हमने आज डिस्कस किया। सो वेल स्टूडेंट, आज हम इसको इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को। एंड लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। ये मैटर नहीं करता कि आपके 3 ठीक है 4 ठीक है, क्योंकि अभी आप सब लर्निंग प्रोसेस है हमारा, सब लोग सीख रहे हैं, मिल के सीखेंगे और कुछ धूम धड़ाका कर देंगे भविष्य में। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है जीके की, मंडे को होगी। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में थोड़ा बिजी हूँ, मेरी क्लासेस हैं, फिर मैं मंडे से आपकी जीके की क्लासेस आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बाय।